हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और हम करने वाले जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो इसी पीडीएफ के अंदर से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये मैं बहुत शॉर्टी से बात बोल सकता हूँ क्योंकि 2010 से लेकर अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर निकाल के मैनुअली के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन आया है, सारे के सारे अलग करके वीडियो में आपको बना रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो जी, शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ऐसी ही वीडियो मैं हर चैप्टर के लिए बना रहा हूं, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, और याद रखना कि मैंने एमसीक्यू की भी वीडियो बनाई है इस चैप्टर की। ठीक है, आप सीधा जैसे मेन पॉइंट स्टडी पे आओगे तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो चैप्टर वगैरह की वीडियोस मिल जाएगी आपको, फिर इनके पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज जैसे ये अभी पीवाईक्यूज की वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसके बाद एमसीक्यू। जैसे कि आप ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो ज्योग्राफी के जितने चैप्टर है सबके आपके एमसीक्यू आ जाएंगे, चाहे वो रिसोर्स डेवलपमेंट हो, है ना, आपका एग्रीकल्चर हो, ठीक है, और आपका वाटर रिसोर्स हो, जितने भी चैप्टर है सबका जो एमसीक्यू है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एमसीक्यू है। ठीक है, 70-80 आपके एमसीक्यू देखो, 80 से ज्यादा आपको, 60 से ज्यादा आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि एक नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो और जो भी क्वेश्चन हो एक मार्क्स के वो आपके करे हुए हो, तो ये वीडियो आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू की देख लेना। ठीक है, चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे अब शुरू कर देते हैं। और मैं इस चैप्टर की वीडियो भी बना चुका हूँ, एमसीक्यू की वीडियो का लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट आपके अगर एग्जाम में टाइम है, ठीक है, तो मैंने वन शॉट वीडियो भी बना रखी है सेम चैप्टर की, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विद नोट्स है। और नोट्स भी आप जाकर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे वो वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं। ठीक है, चलो जी, शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो 2012 में आ रखा है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन दी लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल टू दी मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। जब आप बहुत बड़े लेवल पे रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हो, उसी वो हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, आप अगर अपने घर में गन्ने से चीनी बनाते हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं कहलाएगा। बट आप अगर फैक्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा गन्नों को किसमें, चीनी में कन्वर्ट करते हो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ये 2012 में आपको 11 में दिख रहा है, 2011 में आया हुआ है, बट ये मैं आपको बता दूं 2016 में भी आया हुआ है और 2019 में भी आया हुआ है। नीचे अभी आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पर अब आ जाते हैं कि जी आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, सेम डेफिनेशन जो ऊपर लिखी हुई है। एंड नेक्स्ट है कि व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गिव 2 रीजन। ठीक है, मैंने 2 रीजन की जगह बहुत सारे रीजन लिख दिए हैं क्योंकि सीधा 5 नंबर में, चलो इसमें 2 पॉइंट लिखे हुए हैं बट आगे आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो सीधा आप क्वेश्चन का मतलब समझ लो, इसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस बतानी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है। आपको पता है फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या बनता है? ट्रैक्टर बनते हैं, टूल बनते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, जो कि एग्रीकल्चर को आगे लेकर जाते हैं, डेवलप करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं। दूसरा है कि आपका जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो लोगों को जॉब वगैरह देता है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करता है जो जॉब वगैरह देकर, और साथ में जब जो लोगों को जॉब मिलती है तो वो पॉवर्टी से भी निकल पाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इस चैप्टर के क्वेश्चन पे आते हैं कि इंडिया के अंदर ज्यादातर जो आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ना, सेल वगैरह और भी बहुत सारी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, वो आपको छोटा नागपुर प्लेटो में देखने के लिए मिलेगी। क्यों? 3 रीजन आपको बताने हैं, 3 से मैंने ज्यादा ही रीजन लिख दिए हैं। देखो, सबसे पहली बात तो है यहाँ पर हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल क्या? आयरन ओर। यहाँ पर हाई क्वालिटी का आयरन ओर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये इसी वजह से कहां पर मिलता है? छोटा नागपुर प्लेटो में। इसी वजह से छोटा नागपुर प्लेटो में देखो ये लिखा भी है। और लो कॉस्ट भी होती है। ठीक है, तो यानी जो आपको रॉ मटेरियल मिलता है वो बढ़िया क्वांटिटी में मिलता है और साथ में आपको सस्ता भी मिलता है। सेकंड है, चीप लेबर मिलते हैं यहाँ पर, इसलिए आपको आयरन स्टील इंडस्ट्री आपको छोटा नागपुर प्लेटो के पास मिलेगी। साथ में जी बिल्कुल होम मार्केट है, यानी मार्केट भी पास में है, यानी जो आपको आयरन एंड स्टील खरीदने वाले जो प्लांट है वो भी आपको वहीं पर मिलेंगे। तो आपका आयरन और स्टील वहीं पर बिक जाता है, तो इसलिए लोग वहीं पर फैक्ट्री लगा देते हैं, छोटा नागपुर प्लेटो के पास है। यहाँ पर गुड ट्रांसपोर्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स, यानी वाटर रिसोर्स भी आपको मिल जाता है और साथ में ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर सस्ता है, वाटर ट्रांसपोर्ट भी सस्ता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट है, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। वैसे तो इस पीडीएफ के अंदर ही सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं, तो क्वेश्चन तो एक भी नहीं छोड़ना। और वीडियो को तो स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस और तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे ऊपर हमने देखा था कि वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है कि वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मेजर प्रॉब्लम बतानी है जो हमारी वीविंग इंडस्ट्री
वीविंग इंडस्ट्री और मतलब जो है वीविंग इंडस्ट्री फेस कर रही है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेस कर रही है। सिंपल बताऊं तो आपको ये बताना है कि हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है ना, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। 2014 में भी आया हुआ, 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला तो हमारे इंडिया के अंदर जो भी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो आउटडेटेड मशीनरी है, पुरानी मशीनरी है, आज भी हैंडलूम से काम होता है, जबकि पावर लूम आ चुकी है ना। यानी हाथ से बनी हुई मशीनों, हाथ से चलाई हुई, हाथ से मशीनें चलाते हैं, पर आज इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीनें आ चुकी है, बट फिर भी हम हाथ से बनाई हुई मशीनरी चलाते हैं। दूसरा है लो आउटपुट ऑफ लेबर, लेबर इतनी बढ़िया क्वालिटी के नहीं है, लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाते। नेक्स्ट है स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम दी सिंथेटिक फाइबर, इसका मतलब है कि कॉटन के अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग नायलॉन के कपड़े, रायन के कपड़े, तो एक कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। और लास्ट पॉइंट है कि हमारी इंडिया में बढ़िया क्वालिटी का धागा तो बनाया जाता है, बट बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से हम धागा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। मान लो हमने $10 का धागा एक्सपोर्ट करा, बट अगर उसी धागे से कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करते ना तो वो $100 का बिकता। तो यानी $100 आने की जगह हमारे पास $100 आते, बट अब सिर्फ $10 आते हैं, क्योंकि हम बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा नहीं बना पाते। धागा तो बनता है, तो धागा ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया। बात सेम ही है, दोनों सेम ही है, बट यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया लिख देना कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के एग्रीकल्चर को डेवलप करता है। मतलब जहाँ जहाँ पॉइंट लिखा ना वहाँ इंडिया लिख देना बस। ठीक है, और ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सेम पॉइंट जिसमें आपने देखा ना, वाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंसीडर एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेम वही है, बट इसमें आपको ज्यादा पॉइंट लिखने हैं। 2016 में आया हुआ और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, और ये घुमा के 2018 में सीबीएसई के दूसरे वाले जोन में भी आया था। क्वेश्चन यही है कि वाई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। और यही वो सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई इट इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट, एक्सप्लेन करना है रीजन। ये 5 है। क्या 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 इंपॉर्टेंस है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की। पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करता है, ठीक है, जॉब क्रिएट करता है। दूसरी बात है गरीबी को और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करता है। तीसरा है ये रीजनल डिस्पैरिटी को कम करता है। इसका मतलब है ये शहरों, अब गांव का एरिया है, वहां पर फैक्ट्रीज वगैरह लगती है तो वो शहर वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब गांव और शहर में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता अगर गांव के अंदर फैक्ट्री लगना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कि जब दूसरी कंट्री में आप भेजते हो, कोई भी चीज़ें वगैरह भेजते हो, तो आपका कॉमर्स और ट्रेड वगैरह एक्सपैंड होता है और एनहेंस भी होता है, जिससे कंट्री के अंदर जो है वो प्रोस्पेरिटी आती है और साथ में फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, दूसरी कंट्री की करेंसी भी आती है। और एक पॉइंट और भी लिख सकते हो कि हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट हो गए। अब है ना, इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ है जो आपको लिखनी है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्यों मानते हैं, क्योंकि आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये देखा था कि एक कंट्री कितना आयरन प्रोड्यूस कर पाती है और कितना आयरन कंज्यूम कर पाती है, उस वो है ना एक कंट्री की डेवलपमेंट का क्राइटेरिया होता है। और बेसिकली आयरन प्रोडक्शन तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर ही आता है। तो आप लिख सकते हो कि वन ऑफ द की मेजर फैक्टर दैट इज यूज टू मेजर द कंट्रीज डेवलपमेंट इज आपका प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील एंड देयर कंजम्पशन इन द कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि जो आपका वाटर, मतलब इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फ्रेश वाटर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, मतलब बेसिकली जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है फ्रेश वाटर पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको पता है फ्रेश वाटर रिसोर्स जो है वो पॉल्यूट हो रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों वेस्ट से, क्योंकि बहुत सारी जो इंडस्ट्री है वो अपना रिवर जो है वो जो अपना एफ्लुएंट है या वेस्ट वगैरह वो सारा रिवर में डंप कर देती है। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम रिफाइनरीज हो गई, टैनरीज हो गई, ये सारी की सारी मतलब चमड़े वगैरह की जो इंडस्ट्री होती है सारा का सारा अपना वेस्ट मटेरियल रिवर में डंप करती है, जिसकी वजह से हमारी रिवर का पानी गंदा हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और मिनी स्टील प्लांट में अंतर बताओ। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होते हैं बड़े होते हैं, मिनी स्टील प्लांट थोड़े छोटे होते हैं। मिनी स्टील प्लांट में स्टील स्क्रैप्स का, स्पॉन्ज का, मतलब लो क्वालिटी ऑफ आयरन का प्रोड्यूस यूज होता है। बट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है आयरन और मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में आपका रॉ मटेरियल यूज़ होता है, और बेसिकली वो जो यूज़ होता है रॉ मटेरियल वो आयरन यूज़ होता है, और क्या बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए। आपको पता है ना, स्टील बनाने के लिए आयरन और कोकिंग कोल और हमारा आयरन और कोकिंग कोल और हमारा लाइमस्टोन, हाँ 1:4:2:1 में मिलाया जाता है, और मैग्नीज में मिलाया जाता है ताकि स्टील को थोड़ा स्ट्रेंथ किया जा सके। और लास्ट है कि माइल्ड और अलॉय स्टील बनाया जाता है, बट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में सिर्फ स्टील प्रोड्यूस किया जाता है
है ना, मिनी स्टील प्लांट में माइल्ड और अलॉय स्टील, बट यहाँ पर अगर बात करें इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में सिर्फ स्टील प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ हैज एवर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द इंडस्ट्री इन इंडिया मेड वर्सन द पोजीशन ऑफ एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द फ्रेश वाटर रिसोर्स। जैसे 2018 में आया क्वेश्चन है, जैसे जैसे इंडस्ट्री हमारे इंडिया के अंदर बढ़ रही है वैसे हमारा जो वाटर रिसोर्स है उस पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यानी हमारा वाटर ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है। रीजन बताना है तो पहला पॉइंट तो यही है कि इंडस्ट्री अपार्ट फ्रॉम द बीइंग ऑफ हैवी यूजर ऑफ वाटर इट रिक्वायर पावर टू रन। अब देखो दिक्कत यह है कि हमारी जितनी भी फैक्ट्रीज है उनको बेसिकली पानी तो चाहिए होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पे पानी तो चाहिए होता है, साथ में उनको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है। और आपको पता है इंडिया के अंदर 22% इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनती है, वाटर से ही बनती है। हाइड्रो पावर प्लांट सुने हैं ना आपने, वाटर रिसोर्स में पढ़ा होगा आपने कि 22% इलेक्ट्रिसिटी आज भी आपकी वाटर से जनरेट होती है। नेक्स्ट है कि जो जितनी भी लार्ज इंडस्ट्री है ना, जितने भी लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो बेसिकली अपनी जो एमएनसी है ना वो वाटर रिसोर्स के वाटर सोर्स के पास ही लगाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ रहा है हमारे फ्रेश वाटर सोर्स पे। देखो हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है उनको चाहिए होता है पानी, इसलिए वो नदी के पास लगाते हैं और अपना कूड़ा भी नदी में फेंकते हैं, केमिकल वगैरह, जिससे हमारी नदियों को नुकसान हो रहा है। लास्ट पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल फॉलोड बाय द अर्बनाइजेशन मल्टीप्लाई द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सर्टिव प्रेशर ऑन द वाटर रिसोर्स कॉजिंग देयर डिप्लीशन। जैसे जैसे हमारा गांव के एरिया में फैक्ट्री लग रही है उसका वो अर्बनाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे वो शहर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी भी आ रही है, पानी की कमी हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर पानी तो फैक्ट्री वगैरह यूज़ कर लेती है, ठीक है, और इससे जो फ्रेश वाटर रिसोर्स है उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शुगर मिल जो इंडस्ट्री है हमारी वो है ना हमारे साउथ स्टेट में भी लगाई जा रही है। 3 रीज़न बताओ इसका मतलब क्या है, मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि पहले क्या होता मैं बताता हूँ। इंडिया में सबसे ज़्यादा है ना, पहले तो ये बता दो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ उगाया जाता है। सेकंड नंबर पे इंडिया में उगाया जाता है, और इंडिया के अंदर भी सबसे ज़्यादा यूपी में उगाया जाता है, ठीक है। तो आपको शुगर मिल भी यूपी में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, बट अब साउथ इंडिया में भी हमारी शुगर मिल लगना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे साउथ इंडिया में भी गन्ना वगैरह शुगर केन दैट ग्रोथ देयर वाज अ हायर सुक्रोज कंटेंट। जो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा आपको पता है गन्ने में सुक्रोज नाम का कंटेंट होता है, ठीक है। तो हमारे साउथ इंडिया में भी गन्ना उगाया जा रहा है जिनमें सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी गन्ना ज़्यादा मीठा होता है साउथ इंडिया का, तो इसलिए वहाँ पर चीनी की फैक्ट्री लगाई जा रही है कि बढ़िया टाइप की चीनी बनाई जा सके। और वहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट भी है, क्लाइमेट भी अच्छा है वहाँ पर गन्ना उगाने के लिए, तो इसकी वजह से गन्ने की मिलें, चीनी की मिलें हमारी साउथ इंडिया में आ रही है। नेक्स्ट है कि कोऑपरेटिव इंडस्ट्री जो है वो साउथ इंडिया के स्टेट में ज़्यादा सक्सेसफुल है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री आप मेरे को बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है ना, जो इंडस्ट्री होती है 4 में डिवाइड है, आपका पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर जो प्रोड्यूसर होता है ना वही फैक्ट्री खोल ले। जैसे मेरा गन्ने का खेत है तो मैंने अपनी फैक्ट्री खोल ली चीनी की, तो मैं क्या हूँ, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में आ जाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो मॉडर्न मील हैव मोर क्रशिंग कैपेसिटी। जो मॉडर्न मील्स होती है साउथ इंडिया में, जो बड़ी बड़ी मील्स है ना, वो उनको गन्ना को क्रश करने की और ज़्यादा कैपेसिटी होती है, जिससे वो ज़्यादा क्वांटिटी में चीनी बना सकते हैं। तो इसी वजह से आपको साउथ इंडिया के अंदर भी सदर्न स्टेट के सदर्न भारत जो है हमारा, वहाँ पर भी शुगर मिल ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है कि इंडिया एज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन दी वर्ल्ड, बताइए आपको। येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म आर फुल पोटेंशियल। इसका मतलब ये है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, घुमा के दे रखा है, बट देखो अगर आप क्वेश्चन समझते हो, आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो बहुत ईजी है। घुमा फिरा के क्वेश्चन यही बोला गया है कि इंडिया के अंदर एक टाइम पे बढ़िया, मतलब इंडिया जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में, बट हम कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या है वो बतानी है। सिंपल प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो हाई कॉस्ट होती है और कोकिंग कोल की कॉस्ट हाई है और कम अवेलेबल है, और कोकिंग कोल आपको पता है स्टील बनाने में यूज़ होता है, तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा है कि लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इतने बढ़िया लेबर नहीं है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ द एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी पूरे 24 घंटे नहीं आती, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह इतने अच्छे से बिल्ड नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता आयरन एंड स्टील। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल। 2 टाइप के होते हैं, बेसिक एंड की इंडस्ट्री, अंडरलाइन कर लेना है इनको, ठीक है। जब आंसर लिखते हो ना तो मैं ना एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो पहले ये अंडरलाइन कर देना, फिर ये 2 डालना, इसको भी अंडरलाइन करके ऐसे 2 बिंदु डालना, ठीक है। तो सिंपल है, देखो कंज्यूमर इंडस्ट्री बताता हूँ पहले।
वो इंडस्ट्री जिनका फिनिश गुड्स डायरेक्टली लोगों के पास बिकने के लिए जाता है ना, उसको कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। जैसे टूथपेस्ट इंडस्ट्री, जैसे आप जैसे कोई फैक्ट्री है टूथपेस्ट बनाती है, वो डायरेक्टली लोगों के लिए बनाती है, तो वो कंज्यूमर इंडस्ट्री है। और वो फैक्ट्री जो डायरेक्टली लोगों के लिए नहीं बनाती, वो दूसरी किसी फैक्ट्री के लिए बनाती है प्रोडक्ट, उसको कहते हैं बेसिक एंड की इंडस्ट्री। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या आपके लिए बनाती है लोहा? नहीं ना, वो तो दूसरी, जैसे कार बनाने वाली इंडस्ट्री को आयरन और स्टील चाहिए होता है, बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री को आयरन स्टील चाहिए होता है, तो वो क्या है? बेसिक एंड की इंडस्ट्री, यानी वो इंडस्ट्री जिसका फिनिश गुड दूसरी कंपनी में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, उसे बेसिक एंड की इंडस्ट्री कहते हैं। यस सर नो? क्लियर? आई होप। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी आपका 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऊपर वाला 2016 में आया था क्वेश्चन कि शुगर केन इंडस्ट्री जो है, शुगर इंडस्ट्री इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। देखो सारी जितनी भी इंडस्ट्री है, सबके जो प्रॉब्लम फेस वाले क्वेश्चन है ना कि कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है, वो कर लेना याद। शुगर इंडस्ट्री में ये है, वो सीजनल है, आपको पता है गन्ना जो है वो खरीफ क्रॉप है ना, मानसून के सीजन में उगाया जाता है। दूसरा है कि आज भी पुरानी टेक्निक से या पुरानी मशीनों से गन्ने से चीनी बनाई जाती है। और तीसरा है कि हमारा ट्रांसपोर्ट जो है बहुत डिले हो जाता है, जिसकी वजह से जो गन्ना है वो जब तक फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है वो कड़वा हो जाता है, उसमें से सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है, गन्ने में कंटेंट होता है सुक्रोज कंटेंट, और जब वो कम हो जाता है तो उसकी वजह से गन्ना कड़वा हो जाता है। 2013, 12 और ये 2020 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल बताना है, बड़ा सिंपल है। देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन रिपीट करवा चुका हूँ, बार बार नहीं कराऊंगा, 3 बार अभी तक ऊपर हम देख चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन। ये तो करनी ही करनी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डेफिनेशन। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है उसके बेसिस पर भी हमारे इंडस्ट्री को बांटा गया है। अगर हमारा रॉ मटेरियल खेतों से आ रहा है तो वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, वूलन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री। देखो कॉटन कहाँ से आता है? खेत है कॉटन के, आपको पता है ना, रुई के खेत होते हैं। और रुई हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल पे अच्छी उगाई जाती है? दैट इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में मिलेगी, इसलिए सबसे ज़्यादा कॉटन भी महाराष्ट्र और गुजरात में उगता है। नेक्स्ट है कि जी मिनरल इंडस्ट्री क्या होती है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, उसी को कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, इनका रॉ मटेरियल ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, खेतों में नहीं उगता। ठीक है। नेक्स्ट है 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, उनको कैसे फायदा हुआ लिबरलाइजेशन से? तो लिबरलाइजेशन आया था 1991 में, इसकी फुल फॉर्म होती है लिबरलाइजेशन की LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में ये चीज़ आपने पढ़ी होगी। ठीक है जी। अब आते हैं तो बेसिकली क्या फायदा हो रहा है। पहली बात तो 1991 के बाद क्या है, बहुत सारी नए नए तरीके की कारें और नए नए तरीका का मॉडल इंडिया में आया, नए नए कार के मॉडल इंडिया में आए, ये फायदा हुआ। दूसरा हैवी ग्रोथ हुई हमारी मार्केट में, बहुत सारी FDI और FDI जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आई, मतलब 1991 के बाद कारों की इंडस्ट्री में बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया में आई। दूसरा कि हमने कहीं ना कहीं बाकी जो ग्लोबल डेवलपमेंट है ना, वो भी मतलब जो भी हमारे इंडिया के अंदर कार बनने लगी वो ग्लोबल लेवल की बनने लगी, इंटरनेशनल लेवल की बनने लगी, और हमारी इंडस्ट्री दूसरी कंट्री में भी कहीं ना कहीं भेज पाई, अपनी कारें एक्सपोर्ट कर पाई। इंडस्ट्री हैज एक्सपीरियंस अ क्वांटम जंप। बेसिकली 1991 के बाद बहुत फायदा हुआ हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। नेक्स्ट है कि इंडिया 2012 में आया क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर जूट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है। 2005 में गवर्नमेंट जो है एक पॉलिसी लेकर आई थी, नेशनल जूट पॉलिसी 2005। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि क्वालिटी को इंप्रूव करना जूट की, और बेसिकली प्राइजेस वगैरह को अच्छा रखना। ठीक है, ताकि और फार्मर को भी बताना कि आप कैसे जूट का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, इससे हमने बेसिकली जूट के प्रोडक्शन को इंप्रूव किया है, गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2012 में, 14 में, 12 में, 16 में, 15 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इंडिया के अंदर है ना, ज़्यादातर आपकी जूट की इंडस्ट्री है ना आपको वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलती है, और वेस्ट बंगाल में भी अगर मैं आपको बात करूँ प्रिसाइजली तो हुगली रिवर के पास आपको ज़्यादातर कॉटन बोल दिया, जूट इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है। क्यों? सिंपल है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर जूट जो है हुगली रिवर के पास उगता है, इसी वजह से। दूसरा है कि यहाँ पर इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट है। आपको पता है हुगली रिवर जो है वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल के पास क्या है, बे ऑफ बंगाल, जिससे क्या है दूसरी कंट्री के अंदर जूट भेजा जाता है। तो इसी वजह से रेलवे नेटवर्क और रोडवे नेटवर्क भी यहाँ पर अच्छा है, वाटर फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है, तो इसकी वजह से। दूसरा यहाँ पर बहुत अच्छा खासा पानी मिल जाता है, रॉ कॉटन को उगाने के लिए आपको बहुत पानी चाहिए होता है, तो वो भी हुगली रिवर से मिल जाता है। और दूसरा चीप लेबर, बिहार से, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे चीप लेबर आ जाते हैं सस्ते में काम करने के लिए, जूट फैक्ट्री में रेडी हो जाते हैं, तो इसी वजह से। और लास्ट पॉइंट है कि कोलकाता के अंदर है ना
अर्बन सेंटर है कोलकाता, मतलब वहाँ पर जो भी जूट की फैक्ट्री होती है उनको बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी चाहिए होती है, वो सारी की सारी कोलकाता से हमको मिल जाती है। तो इसी वजह से वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर के पास आपको ज़्यादातर जूट इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, गिव 4 एग्जाम्पल। ये बना के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली जब मैंने चैप्टर मतलब पूरा फुल चैप्टर इन वन वीडियो करवाया था ना, तो मैंने आपको बता दिया था। देखो अगर आपके एग्जाम में टाइम है तो वीडियो देख लेना, फुल चैप्टर इन वन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। आ जाते हैं कि एग्रीकल्चर गिव बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर की वजह से कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है। कैसे? या घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड, एक्सप्लेन करना है कैसे। देखो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं। अब देखो एग्रीकल्चर यानी खेती वगैरह में हम क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, ट्रक वगैरह, है ना। और आपका फर्टिलाइजर वगैरह कहाँ से आता है? इंडस्ट्री से ही तो आता है, ठीक है। क्या इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होता है? यस, इंडस्ट्री को भी फायदा होता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो भी बनाया जाता है उसको कौन खरीदता है? एग्रीकल्चर, फार्मर। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी दोनों साथ साथ में चलते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी इनमें से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एग्रीकल्चर बढ़ा तो इंडस्ट्री भी बढ़ेगा, एग्रीकल्चर गिरा तो इंडस्ट्री भी गिरेगी, है ना। तो ये बात बता रखी है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, कर लेना। सेम ही बात लिखी हुई है जो मैंने बताया है। ओके, नेक्स्ट है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो बहुत सारे हमने फैक्टर देखे थे कि आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या कर सकते हो कि जो भी रिकंस्ट्रक्टिंग दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को थोड़ा सा सही कर सकते हो, जिससे जो भी मतलब जो भी आपके पॉल्यूटेंट निकलते हैं ना, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरी फैक्ट्री है, उसमें से कूड़ा निकल रहा है, तो मैं पहले ही उसको प्रोसेस कर लूँ उस पानी को, ताकि जो भी हार्मफुल केमिकल है ना उस पानी से मैं निकाल लूँ और पानी फिर नदी में डंप करूँ। ये करके मैं एनवायरनमेंट को बचा सकता हूँ। दूसरा है कूलिंग पॉइंट बना के। आपको पता है थर्मल पॉल्यूशन होता है एक, जिसकी वजह से गर्म पानी, जब गर्म केमिकल जो है जब पानी में डाला जाता है तो जानवरों को, पानी में रहने वाली फिशेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कूलिंग पॉइंट बना सकते हैं, जिसमें पहले उसमें पानी को जो गर्म केमिकल निकलता है उसको ठंडा किया जा सके, और फिर इसमें से हार्मफुल जो भी केमिकल होते हैं उनको साइड करके फिर पानी डाला जाए। दूसरा है कि फिल्टर लगा के, चिमनी होती है, चिमनी से धुआं निकलता है, तो उस चिमनी पे आप क्या कर सकते हो, फाइबर वगैरह लगा सकते हो, ताकि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं सल्फर मोनोऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के, जो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, वो उस फैब्रिक में अटक जाए, और जो साफ थोड़ा सा धुआं है या बेसिकली जो ज़्यादा हार्मफुल धुआं नहीं है वो निकले बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है कि जी इंस्ट्रक्टिंग दी इंडस्ट्री टू सेटअप फार फ्रॉम दी रेजिडेंशियल एरिया। फैक्ट्री ऐसी जगह पर सेटअप करनी चाहिए हमें जहाँ पर लोगों को ज़्यादा इफेक्ट ना हो, मतलब लोगों के घरों के पास फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए, दूर लगानी चाहिए, ताकि अगर कुछ एनवायरनमेंट को नुकसान भी हो रहा है तो उससे ज़्यादा लोग मरे ना, लोगों को डायरेक्टली इफेक्ट ना हो। और लास्ट पॉइंट है कि हमें जो लॉज होते हैं ना, अच्छे से अच्छे लॉज बनाने चाहिए, ठीक है। थोड़े पावरफुल लॉ बनाने चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो, और जो फैक्ट्री ज़्यादा नुकसान कर रही हो उसको बोला जाए कि आप कम से कम करो, नहीं तो आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी या आपको जेल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल जब भी आप फैक्ट्री लगाते हो तो कौन कौन सी 5 चीज़ें ध्यान में रखते हो। पहला कि उस एरिया के अंदर रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा, चीप लेबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैपिटल यानी बैंक की फैसिलिटी या लोन वगैरह मिल जाएगा नहीं जाएगा, जहाँ पर आपने फैक्ट्री लगाई है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आती है नहीं आती, मार्केट आपके पास में है, यानी जहाँ आप बेसिकली अगर आप जूते की फैक्ट्री खोल रहे हो तो खरीदने वाले भी पास है या नहीं है, और साथ ही में आप ये भी देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ईजी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हो जब भी आप कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि वही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बतानी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअल में सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं, बट मैं बीच में बोलना भूल जा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस देख सकते हो आप वैसे भी। तो क्या है, सबसे पहले तो देखो 4 तरह की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट चलाती है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि भेल, सेल की स्पेलिंग है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म मतलब, और भेल की आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। प्राइवेट में होता है जैसे टिस्को, बजाज, है ना, रिलायंस, है ना। जो रिलायंस किसकी है, रिलायंस अंबानी की है ना। और अडानी पोर्ट, ये किसका है, अडानी का है ना। तो ये है। तो पब्लिक जो बेसिकली, प्राइवेट क्या होती है, जो किसी प्राइवेट बंदे की हो। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, जिसको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाए, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसको पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका था। जब कोई प्रोड्यूसर अपनी ही फैक्ट्री खोल ले तो उसको कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। एग्जांपल, मेरा गन्ने का खेत है,
मैंने चीनी की फैक्ट्री खोल ली, तो मैं ही रॉ मटेरियल तो लेकर, मेरा ही गन्ना है, अब चीनी चीनी की फैक्ट्री में क्या चाहिए, गन्ना, और गन्ना कहाँ से आ रहा है, मेरे ही खेतों से आ रहा है, तो वो क्या हो गया, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, जहां पर जो सप्लायर होता है, प्रोड्यूसर होता है रॉ मटेरियल का, वही जब अपनी फैक्ट्री खोल लेता है तो उसी को कहते हैं हम जी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो एनटीपीसी का क्वेश्चन। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट एक ही बार आया हुआ क्वेश्चन है, बट है इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए हैं। ठीक है, वो स्टेप कौन कौन से वो बताने हैं, 5 स्टेप लिए हैं, बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में एक पेज मिल जाएगा और बिल्कुल वही डिट्टो 5 पॉइंट मैंने लिखे हुए। पहला है अपनी जो भी मशीनरी है उसको क्या कर रहा है, बिल्कुल अपग्रेड कर रहा है, क्योंकि जो पुरानी मशीनें होती है ना वो ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है, तो पहला ये। दूसरा है कि कम से कम पॉल्यूशन, कम से कम आप कह सकते हो वेस्ट जो है वो जनरेट करने की कोशिश करता है कि कम से कम हो। दूसरा अपने फैक्ट्री के पास पेड़ पौधे लगाता है। चौथा है कि बेसिकली एनवायरनमेंट से जो भी पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम से कम करने की कोशिश करता है और पानी को बार बार यूज़ करने की कोशिश करता है, रिसाइकल करने की कोशिश करता है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, पॉन्ड मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें करता है। ठीक है, और लास्ट है वो मॉनिटर भी करता है कि हमने इस साल इतना पॉल्यूशन किया, अगले साल इसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एनटीपीसी कर रही है और इसलिए उसको बहुत सारे अवार्ड में मिलते हैं एनटीपीसी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड, जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्री लगती है वहाँ वहाँ पर उस एरिया का अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है, यानी वो किसमें, फैक्ट्री में कन्वर्ट होना, सॉरी फैक्ट्री कह रहा हूँ, वो शहरों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जिस जिस गांव में फैक्ट्री लगना शुरू हो जाती है। तो ये बताना है इंडस्ट्री जो होती है वो जब बेसिकली इंडस्ट्री जहाँ भी लगती है उसका अर्बनाइजेशन इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि अर्बनाइजेशन की इंडस्ट्री के साथ साथ क्या होता है वहाँ पर और भी फैसिलिटी आने लग जाती है ना, वहाँ पर अब मार्केट प्लेस होने लग जाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और भी फैसिलिटी वगैरह आना शुरू हो जाती है। इसके लिए आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री और अर्बनाइजेशन साथ साथ में चलते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पर अर्बनाइजेशन होगा ही होगा। नेक्स्ट जो है वो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट को आप एनवायरनमेंट में कम से कम पॉल्यूशन करने के लिए, मतलब पॉल्यूशन को कम से कम करने के लिए या एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। वो ये सारे के सारे पॉइंट जो हमने करे थे। ठीक है, कि मशीनरी को डिज़ाइन करो ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो, है ना, गैस का यूज़ करो और ऑयल का यूज़ करो कोयले की जगह ताकि ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, पानी को सेव करो और बार बार पानी को यूज़ करो, अपना जो भी पॉल्यूटेड पानी है उसको नदी में गिरने से पहले ट्रीट कर लो, साफ़ कर लो। ये सारी के सारे पॉइंट लिखे हुए तो रीड करके आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा और बना के भी लिख सकते हो। और एक तरह का पॉल्यूशन होता है नॉइस पॉल्यूशन, तो उसको भी कम करने के लिए आप मशीनों में क्या लगा सकते हो, साइलेंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि फैक्टर्स दैट रिस्पॉन्सिबल लोकेशन, यानी अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि रॉ मटेरियल वहाँ पर मिले, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, ये वो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली उसमें था कि इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक कर दिया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर दिया। बात तो सेम ही है, मैं दिखा देता हूँ मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, वैसे तो यार ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, वैसे तो आप समझ ही गए ना, अब मैं ढूंढूंगा फिर पूरा छानना पड़ेगा। वैसे हमने देखा था ना कि इंडस्ट्रियल लोकेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है जब भी इंडस्ट्री लगाने से पहले। ये रहा जी इंडस्ट्रियल, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, ये भी पॉल्यूशन का है क्वेश्चन। ये रहा जी इंडस्ट्रियल लोकेशन में कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, बस कॉटन लगा देना आगे तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड मैप भी आता है। थोड़ा सा मैप भी बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि आपको आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बताओ, यहाँ पर मार्क कर देगा कि कौन सा है तो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये आपका। ठीक है, श्रीनगर में है, गुवाहाटी, कुछ कुछ बता रहा हूँ जैसे मार्क कर रहा हूँ, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम। ठीक है जी, तिरुवनंतपुरम है ये जो आपका केरला में पड़ता है। तो ये सारे के सारे, बैंगलोर का भी याद रखना है ना, तो ये, और एक गांधीनगर का गुजरात में भी, क्योंकि इनके नाम से है ना आपको स्टेट के नाम क्लियर नहीं होते। नोएडा वैसे यूपी में अंदाज़ा लग जाता है बच्चों को, गुवाहाटी में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, असम। तिरुवनंतपुरम ये जो है आपका केरला में है ना, और अपना बेंगलुरु कहाँ पर है, अपना कर्नाटका में। हैदराबाद तो पता ही होगा आपको, तेलंगाना में पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, चलो। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अब होते क्या है, वैसे मैं मैप की अलग से वीडियो बना दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चे बिल्कुल भी। ठीक है, बना दी होगी तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जो पार्क होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो, मतलब हाई कम्युनिकेशन होता है, बढ़िया एक तरह से। यहाँ जैसे ओके, यहाँ पर है ना 100 GB तक की इंटरनेट की स्पीड आती है, ये समझ लो आप, ऐसे समझ लो आप इसको, कि यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा जो
जैसे हम नॉर्मल हमारा नेट वगैरह यूज़ होता है एक टाइम पे ना, जैसे पता नहीं आपको पता हो नहीं पता, आप तो अभी के हो, बट एक टाइम पे जब 2015 में मेरे पास फ़ोन आया था ना, बहुत पहले आया था मेरे पास फ़ोन, तो तब है ना हमारे लिए 2 केबीपीएस की स्पीड है ना ऐसे होती थी, ओ भाई साहब 2 केबीपीएस मिल रही है, 10 केबीपीएस आज एमबी में मिलती है। तो उस टाइम है ना गवर्नमेंट ने ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना रखे थे ना, वहाँ पर 1-1, 2-2 जीबी की स्पीड आती थी। तो यही लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट प्रोवाइड करते हैं सिंगल विंडो सर्विस और हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू दी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, है ना। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है आईटी सेक्टर हमारा, है ना। 30% जो पीपल है आपको पता है एम्प्लॉयमेंट, मतलब 30% जो वुमेन है वो बेसिकली इस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, ठीक है। ये जो है इंडस्ट्री मेजर फॉरेन एक्सचेंज लेकर आती है, हमने चैप्टर में भी देखा था। और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ हो रही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, जो कि हमारे इंडिया के लिए अच्छा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ओके, वो सेल्फ रिलायंट है। क्या मतलब है इसका, और मतलब मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लैपटॉप, हमारे इंडिया में लैपटॉप इंडस्ट्री है ना, तो उसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट होती है, मदरबोर्ड वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। बट अगर मैं आपको बताऊँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो कोई भी चीज़ टेक्सटाइल बनाने के लिए, चाहे कपड़ा हो, चाहे धागा हो, चाहे केमिकल हो कलर करने के लिए, सारा का सारा इंडिया में मिल जाता है। तो इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेल्फ रिलायंट है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। अब एक छोटी सी चीज़ यार, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मेन पॉइंट स्टडी का चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है। क्योंकि 11th में भी जो बच्चे आर्ट्स लेंगे, और अगर आप साइंस वगैरह भी लेते हो, तो 2-3 हमारे डॉक्टर वगैरह हैं और पढ़ने वाले इंजीनियर वगैरह हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू वगैरह लूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यार हमारा एक और चैनल है मेन पॉइंट टेक करके, और इसके सब्सक्राइबर जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 60 वीडियो है अभी तक सिर्फ, और यहाँ पर 760 वीडियो है। फिर भी मेन पॉइंट स्टडी के सब्सक्राइबर आपको मतलब रेशो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा ही मिलेंगे मेन पॉइंट टेक के। तो मेरे को पता है मेन पॉइंट टेक भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे जो है वो मेन पॉइंट टेक के चैनल से बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर हम अर्न तो करना चाहते हैं बट हम जॉब वगैरह नहीं कर सकते, तो घर बैठे ऑनलाइन अर्न करने का क्या तरीका है, तो यूट्यूब वीडियो, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट से अर्निंग करना सबसे बढ़िया और आसान तरीका है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने अर्न किया भी है, $100 अर्न भी किए हैं। तो जिन बच्चों ने किया उनको बहुत बहुत बधाई। तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली, यार ये क्लिक हो गया गलती से, चलो। तो आप एनिमेशन वीडियो बना सकते हो फ़ोन से, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो वो मैंने बताया है। आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, दूसरे की वीडियो कॉपी करके अर्न कैसे कर सकते हो, बिल्कुल ये भी एक तरीका है। तो ये सारे के सारे तरीके मैंने बता रखे हैं, तो इससे आप अर्न वगैरह कर सकते हो, ठीक है जी। तो मेन पॉइंट टेक के चैनल को आप देख लेना, फ़ायदा उठाना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करो ना करो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन पॉइंट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। और ऐसा ना हो कि इसके 20,000 पहले हो जाए, इसके करवाने हैं पहले हमें 200 के, ठीक है जी। और वैसे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, बच्चे आपको बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने भी सपोर्ट किया है, जिन्होंने नहीं भी किया, ठीक है, किसी वजह से नहीं किया होगा, शायद थोड़ी सी कमी रह गई होगी, मैं ट्राई करूंगा उसको इंप्रूव करूँ। कमेंट बॉक्स में बताना सर आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और बाकी हमारे व्लॉगिंग और गेमिंग चैनल है, बेसिकली यहाँ पर मैंने इंटरव्यू भी लिया था रिदम का, ठीक है। रिदम जो है उनका रैंक आया था नीट के एग्ज़ाम में 3814, ठीक है। तो इनका इंटरव्यू वगैरह लिया था, तो आप देख सकते हो, बहुत इंस्पायर होंगे। बहुत घर पे बैठ के एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ गई थी, फिर भी इन्होंने अपनी नीट के एग्ज़ाम को कंटिन्यू रखा, ये देख लेना ये। और बाकी ये गेमिंग चैनल है, यहाँ पर मैं 6-6 महीने में वीडियो डालता हूँ कभी कभार, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, पहले देख लेना, मन करे अच्छा लगे तो कर लेना, ठीक है। बाकी ये दोनों के दोनों चैनल तो है ही, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ये एमसीक्यू की वीडियो और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी चैप्टर है सबकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।